इतनी तेज बारिश हो रही है, क्या करूं? ये कैब क्यों नहीं बुक हो रही? शुक्र है भगवान का हो गई। अब कैंसिल ना हो बस। बारिश और बढ़ती जा रही है, अब जल्दी से आ जाए बस कैब। ये है राधिका जो एक कंपनी में काम करती है। आज राधिका को किसी प्रोजेक्ट की वजह से ऑफिस में देरी हो गई, ऊपर से बारिश हो गई, वो भी बहुत मूसलाधार बारिश। इस वजह से राधिका को ना ही कोई ऑटो मिल रहा था और ना ही कोई कैब। सारे ड्राइवर कैब को कैंसिल कर रहे थे। एक कैब बुक हो जाती है पर वो शेयर कैब थी। राधिका कैब में बैठ जाती है। कैब में पहले ही एक और सवारी बैठी थी, वो था एक छोटी हाइट का लड़का। पर राधिका भी चुपचाप बैठी रही और वो लड़का भी। कुछ देर बाद राधिका का घर आ जाता है। राधिका का घर गली में जाकर था, तेजी से घर की ओर चली गई। अब तक बारिश थोड़ी रुक गई थी। राधिका, आज तूने आने में बहुत देर लगा दी, कहाँ रह गई थी? मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी और तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। मम्मी, आज ऑफिस में बहुत समय लग गया, काफी काम था और वापसी में बारिश इतनी तेज थी कि कुछ मिल ही नहीं रहा था आने का। बहुत मुश्किल से एक कैब मिली तो मैं घर पहुंची। मुझे फोन कर देना था ना, मैं स्कूटी पर आ जाता लेने के लिए। पापा, बारिश बहुत तेज थी, आप भी भीग जाते, इस वजह से मैंने सोचा मैं जैसे तैसे आ जाऊंगी। मम्मी, बहुत तेज भूख लगी है, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, आप मुझे खाना दे दो प्लीज। अगले दिन राधिका जब ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी तो वो बहुत परेशान थी। राधिका, क्या हुआ? परेशान क्यों है? मम्मी, मेरी डॉक्यूमेंट्स की फाइल कहीं नहीं मिल रही। वो फाइल मेरे लिए बहुत जरूरी है, आपने कहीं देखी है क्या? वो फाइल तो तू कल ऑफिस ले गई थी, कहीं ऑफिस में तो नहीं रह गई? हाँ, हो सकता है, ऑफिस जाकर देखती हूँ। राधिका ऑफिस जाती है पर उसकी फाइल उसे नहीं मिलती। कुछ देर बाद राधिका की मीटिंग थी जिसमें उसे फाइल का ही काम था। अचानक वो लड़का राधिका के ऑफिस आ जाता है जो पिछली रात राधिका के साथ कैब में था। वो राधिका से मिलता है। जी नमस्ते, मेरा नाम रोहित है। कल रात आप मेरे साथ शेयर कैब में बैठे थे। आप अपनी ये फाइल कैब में ही भूल गई थी। मेरे पास आपके घर का तो एड्रेस नहीं था, बट आपका ऑफिस एड्रेस इस फाइल में लिखा हुआ था। ये लीजिए आपकी फाइल। जी, मुझे याद आया, थैंक यू सो मच। आपने मेरी फाइल संभाल कर रखी, वरना मेरा बहुत लॉस हो जाता। तभी ऑफिस का स्टाफ रोहित की छोटी हाइट को देखकर हंसने लगता है। अबे ये तो बौना है, कितनी छोटी हाइट है यार इसकी। हाँ देखा तो, और ये राधिका से मिलने क्यों आया है? कहीं ये बौना राधिका का बॉयफ्रेंड तो नहीं है? सब बहुत हंस रहे थे। राधिका और रोहित सबकी बातें सुन रहे थे। रोहित चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद राधिका को पता चलता है कि उसके लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है। बहन जी, लड़का बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, आपकी बेटी उस घर में खुश रहेगी। मैं तो कहती हूँ रिश्ते के लिए हाँ कह दो। शांति जी, लड़के की हाइट बहुत छोटी है, हमारी राधिका के मुकाबले तो लड़का हाइट में छोटा रहेगा। नहीं नहीं, सब कितनी बातें बनाएंगे। अगर हमने ये रिश्ता कर दिया तो ये रहने दो, आप कोई और रिश्ता बताओ। ठीक है, फिर मैं कोई और रिश्ता बताती हूँ। आंटी जी, आपने लड़के का नाम क्या बताया था? रोहित नाम है लड़के का, ये फोटो है, एक बार तुम भी देख लो। राधिका देखती है ये लड़का वही रोहित है जो उसे कैब में मिला था और फाइल भी देने ऑफिस आया था। राधिका अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करती है और उन्हें समझाती है कि लड़का बहुत अच्छा है, इसलिए वो उससे शादी करना चाहती है। राधिका के बार बार कहने पर उसके मम्मी पापा शादी के लिए मान जाते हैं। जब रोहित और राधिका एक दूसरे से मिलते हैं तो रोहित हैरान रह जाता है कि वो लड़की राधिका है जिसने उससे शादी के लिए हाँ बोला है। तुम तो जानती हो कि मेरी हाइट बहुत कम है, मैं बहुत छोटा हूँ, फिर भी तुमने मेरे से शादी के लिए हाँ कह दी। वो तो मम्मी पता नहीं मेरा रिश्ता भेजती रहती है, जबकि मैं जानता हूँ मेरी छोटी हाइट की वजह से कोई भी लड़की आसानी से शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी। राधिका, तुम्हें तो मुझसे लाख गुना अच्छे लड़के मिल जाएंगे, अभी भी समय है, तुम मना कर दो। रोहित, मैंने आपका नेचर देखकर इस शादी के लिए हाँ की है। मैं आपको पसंद करती हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि आप मुझे पसंद करते हो या नहीं। ऐसी बात नहीं है राधिका, तुम्हारे जैसी लड़की का लाइफ पार्टनर बनना बहुत किस्मत की बात है। तो बस बात यहीं खत्म हो गई। मुझे आपसे ही शादी करनी है, मैंने सोच लिया है। और फिर राधिका और रोहित की शादी हो जाती है। शादी के फंक्शन में सब राधिका और रोहित की जोड़ी को देखकर बहुत बातें बना रहे थे, पर राधिका को इस बात से कोई मतलब नहीं था। सुलोचना बहन जी, आपको अपनी राधिका के लिए इतना छोटा लड़का ही मिला था? राधिका तो देखने में सुंदर, लंबी, चौड़ी थी, इसके जैसे हाइट वाला लड़का ढूंढना था। ये क्या बौना सा ढूंढा है? अरे सुलोचना, वहाँ राधिका की सास तुम्हें बुला रही है, जयमाला का समय हो रहा है। जी मैं अभी आई, आप लोग कुछ लीजिए। राधिका के ऑफिस के भी फ्रेंड्स जब शादी में आए तो वो भी राधिका की चॉइस को देखकर बातें बनाने लगे। राधिका, ये तो वही है ना रोहित जो उस दिन तुम्हारी फाइल लेकर आया था? तुमने भी क्या लड़का पसंद कर लिया, इतना छोटा, कम से कम अपने बराबर की हाइट का तो चुनती। स्वीटी प्लीज,
मैं चाहती हूँ तुम सब शादी में आए हो तो इस तरह की कोई बात मत करो। मैं तुम सबको अच्छा दोस्त मानती हूँ, इसलिए ऐसी बातें करके मेरे और अपने रिश्तों को खराब मत करो। और तुम सब खाना खाकर जाना। राधिका ने सबको चुप कर दिया। राधिका की शादी हो गई। उसने सबकी बातों को अनसुना कर दिया और शादी के बाद वो नई नवेली बहू बनकर रोहित के साथ गृह प्रवेश करती है। तुम्हारे आने से इस घर में कितनी रौनक आ गई है बहू। रोहित तुम्हारी बहुत तारीफ करता था। पता है उस दिन जब पहली बार तुम कैब में मिली थी तो उस दिन ये बारिश में बहुत भीग गया था। रात को ये सोया तो इसे तेज बुखार हो गया। डॉक्टर बोल रहे थे कि रेस्ट करना है, पर इसने कहा नहीं, ये फाइल जिनकी है उन्हें देना बहुत जरूरी है। तब से तुम्हें बहुत पसंद करता है रोहित, इसीलिए फिर मैंने इसे बिना बताए शांति बहन को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजा था। रोहित, आपको उस दिन बुखार था और आप मुझे तभी से पसंद करते हो। ये सब सुनकर मेरे मन में आपके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। राधिका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सचमुच रोहित बहुत अच्छे स्वभाव का था। कुछ दिनों की छुट्टियों के बाद राधिका एक बार फिर से ऑफिस ज्वाइन करती है। इधर रोहित ने भी अपने काम पर जाना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों बाद राधिका के बॉस के बेटे का जन्मदिन था, इसलिए राधिका का बॉस सबको जन्मदिन की पार्टी में बुलाता है। अरे रोहित, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? आपको मैंने बताया था ना मेरे बॉस मिस्टर शर्मा के बेटे का जन्मदिन है। राधिका मन नहीं है जाने का। पता नहीं सब अजीब सी बातें करते हैं। ऐसे क्यों बोल रहे हो? चलो ना, कुछ नहीं होगा। जब मैं आपके साथ हूँ तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? कोई कुछ नहीं कहेगा, और अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं हूँ ना सबको संभालने के लिए। चलो अब आप जल्दी से तैयार हो जाओ। अब आप ये मत कहना कि मैं अकेले चली जाऊँ। मैं अकेली नहीं जाने वाली। रोहित बेटा, जब बहू कह रही है तो तुम्हें जाना चाहिए, और वैसे भी तुम दोनों की नई नई शादी हुई है। बहू अकेले जाएगी तो उसे खुद को अच्छा नहीं लगेगा। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। सबके कहने पर रोहित तैयार हो जाता है। राधिका रोहित के साथ बर्थडे पार्टी में पहुंचती है। वहाँ बॉस की बीवी रोहित का मजाक बनाने लगती है। अच्छा, तो तुम राधिका हो? तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है ना? ये मुझे बता रहे थे। राधिका, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। जी मैम, प्लीज बोलिए। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी ये लव नहीं अरेंज मैरिज थी, तो तुमने ऐसा लड़का क्यों चुना जो तुमसे हाइट में बहुत छोटा है? तुम दोनों की जोड़ी एक पूरब तो एक पश्चिम लग रही है। मैम, प्यार तो कुछ पलों में भी हो जाता है। रिश्ते बनाने के लिए सालों की जरूरत नहीं होती। शादी लव हो या फिर अरेंज, बस रिश्तों में प्यार होना चाहिए। कुछ रिश्ते सालों चलने के बाद भी टूट जाते हैं, और कुछ रिश्ते जन्म जन्म के लिए बन जाते हैं। मेरा और रोहित का जन्म जन्म का साथ है। मैं रोहित से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे लिए ये परफेक्ट हस्बैंड है। तभी शोर मच जाता है। बच्चे जिस एरिया में झूला झूल रहे थे वहाँ पर एक सुरंग वाला झूला खराब हो गया और वहाँ पर सब परेशान हो गए। अरे कोई तो रास्ता होगा। मेरा बेटा सुरंग वाले झूले में फंस गया है, कोई उसे बचा लो। मेरे बच्चे को बचाइए, उसके रोने की आवाज आ रही है। वो घबरा रहा है, सुरंग बहुत छोटी है, वो फंस गया है उसमें। घबराइए मत, मैं सुरंग के अंदर जाऊंगा। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है आप पर। आप आशु को कुछ नहीं होने दोगे। रोहित की हाइट छोटी थी, इस वजह से वो आराम से सुरंग में जा सकता था। कुछ ही देर में रोहित आशु को उस सुरंग वाले झूले से बाहर सही सलामत निकाल लेता है। सब लोग रोहित की बहुत तारीफ करते हैं। ये कहानी यही सीख देती है कि हमें जीवन में कभी भी किसी के शरीर की बनावट और रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कमियां तो बहुत मिल जाएंगी पर अच्छाई बहुत कम देखने को मिलती है। हम भी देखते हैं या हमारे साथ कैसे नहीं जाएगा। ये मेरे पति हैं और मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ। आप इनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। आज रजनी अपने जिस पति के लिए दुनिया से लड़ रही थी वो एक किन्नर है। सागर के जन्म से पहले सावित्री रामपुर में अपने पति रमेश और सास के साथ रहती थी। अरे सावित्री, क्या कर रही है? पता है ना दाई माँ बोल कर गई थी, इस हालत में तू आराम किया कर। यही बात तो इसे मैं बोलती रहती हूँ, पर ये सुनती ही कहाँ है। मुड़ी मैया, अम्मा जी, बहुत तेज दर्द उठ रहा है। लगता है बहू के बच्चे का दर्द छिड़ गया है। रमेश, जल्दी से दाई माँ को बुला कर ले आ। अम्मा, तुम सावित्री को संभालो, मैं अभी लेकर आता हूँ। रमेश दाई माँ को लेकर आता है। वो और उसकी माँ दोनों बाहर इंतजार कर रहे थे। तभी दाई माँ बाहर आती हैं। उनका मुंह उतरा हुआ था। क्या बात है सुशीला, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? बहू और बच्चा ठीक तो है? अब मैं क्या ही बोलूं अम्मा जी, तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म कह लो या इस जन्म की कोई भूल कह लो, तुम्हारी बहू ने एक किन्नर को जन्म दिया है। क्या? ये तू क्या कह रही है सुशीला? सावित्री बहू ने किन्नर को जन्म दिया है? सत्यानाश हो, जन्म भी दिया तो एक किन्नर को।
अब क्या होगा अम्मा, हम तो पूरे गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं एक किन्नर का बाप कहलाऊंगा, ये हरगिज नहीं हो सकता। मैं अभी जाकर उस बच्चे की गर्दन दबा दूंगा। दाई माँ वहाँ से चली जाती है। रमेश गुस्से में सावित्री के पास जाता है और उस बच्चे का गला दबाने लगता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ये जैसा भी है, जो भी है, बदनसीब मेरी औलाद है। मेरी कोख से मैंने इसे जन्म दिया है। इसे मत मारो, छोड़ दो मेरे बच्चे को। रमेश, पड़ी रहने दे नासपीटी को इस नासपीटे के साथ। तू मेरे साथ आ। रमेश माँ के साथ बाहर जाता है। सावित्री उन दोनों की बातें सुन लेती है। देख रमेश, इस बच्चे को अभी हाथ लगाया तो पूरे गांव में शोर मच जाएगा। रात के अंधेरे में जब सावित्री सो रही होगी तब इस किन्नर को बहती नदी में फेंक देंगे। मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। सावित्री अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग निकली और मंगलपुर गांव में आकर रहने लगी। सावित्री ने मजदूरी करके अपने बेटे सागर को पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी कमजोरी दुनिया से छुपा कर रखी। सागर पढ़ लिख कर उसी गांव के एक स्कूल में पढ़ाने लगा। सागर गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देता था। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा रजत भी था, जिसकी बड़ी बहन रजनी सागर को पसंद करती थी, पर सागर नहीं चाहता था कि रजनी उसके करीब आए। सागर, तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो? यही कारण है ना कि मैं पढ़ी लिखी शहरी लड़कियों की तरह सुंदर नहीं दिखती। पर तुमने कभी मेरा दिल निकाल कर देखा होता तो इस पर तुम्हारा ही नाम लिखा है। रजनी, बस है कोई वजह जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इस कारण तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। रजनी को बहुत दुख पहुंचता है। कुछ समय बाद रजनी की शादी विनोद नाम के लड़के से तय हो जाती, पर शादी के दिन विनोद का पिता दहेज की मांग लेकर अड़ जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ दिन की मोहलत तो दो। जैसे ही फसल बिकेगी मैं बाकी के रुपए भी आपको दे जाऊंगा। तो ठीक है, हम बारात वापस ले जाते हैं। ऐसा ना कहो जयकिशन बाबू, बिन माँ के मेरे बच्चों ने पहले ही बहुत दुख झेले हैं। मेरी बच्ची से कोई शादी नहीं करेगा। भगवान के लिए ये शादी होने दो मालिक, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। बापू, मेरे कारण तुम ऐसे लालची लोगों के पैरों में मत गिरो। जाते हैं तो जाने दो ऐसे लोगों को। मुझे भी ऐसे लालची लोगों के घर बहू बनकर नहीं जाना। इससे तो मैं कुंवारी ही अच्छी हूँ। चल बेटा विनोद, बारात वापस जाएगी। रुक जाओ किशन बाबू, ऐसा मत करो, रुक जाओ। रजनी की बारात वापस लौट जाती है। ये सदमा रजनी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो आत्महत्या करने के लिए कुएं में कूद जाती है। अचानक सागर उसे देख लेता है और वो भी उसके पीछे कुएं में कूद जाता है और किसी तरह रजनी को कुएं से बाहर लाता है। मेरी बच्ची, हे भगवान, क्या करने जा रही थी? अगर तुझे कुछ हो जाता सागर बेटा, तुम नहीं होते तो आज मेरी बच्ची। दीदी आंखें खोलो ना, क्या हुआ दीदी? रजनी की जान बच जाती है। उसके मन में सागर के लिए और प्यार बढ़ जाता है। अब वो किसी न किसी बहाने सागर के घर जाने लगी थी। रजनी बिटिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ जी। सागर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो मैंने सूजी का हलवा बनाया था, सागर को बहुत पसंद है। मुझे पता था इसलिए ले आई। अच्छा, सिर्फ सागर के लिए ही लाई हो, मेरे लिए नहीं? नहीं नहीं माँ जी, आप भी खाओ ना। वो तो मैं बस। रजनी, तुम यहाँ? सागर, रजनी ने सूजी का हलवा बनाया था, वो तुम्हारे लिए लेकर आई है। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। मुझे बताना हलवा कैसा था। रजनी शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है, पर सागर सावित्री से कहता है, माँ, रजनी मेरी सच्चाई नहीं जानती। मैं नहीं चाहता मेरे कारण उसकी जिंदगी खराब हो। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ वो मेरे लिए अपने मन में कुछ अलग ही सोच रही है। मैं चाहता हूँ वो मुझसे दूर रहे। ये बात वो नहीं जानती कि मैं एक किन्नर हूँ। मैं एक साधारण इंसान की तरह उसके काबिल नहीं हूँ। सागर को लगा था कि रजनी वहाँ से जा चुकी है, पर रजनी तो दरवाजे की ओट में खड़ी सारी बातें सुन लेती है। उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो सारी रात सागर के बारे में ही सोचती रही। अगले दिन रजनी उठी और वो सागर के घर पहुंची और सावित्री के पैर छूकर बोली, माँ जी, क्या आप मुझे बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? रजनी, तुम सागर के बारे में कुछ नहीं जानती। सागर। माँ जी, मैंने कल आपकी और सागर की सारी बातें सुन ली थी। सागर की सच्चाई जानने के बाद मेरे दिल में सागर के लिए और प्रेम बढ़ गया है। सागर मेरे लिए पूरी तरह से मेरे पति बनने लायक है। सागर का दिल बहुत साफ है। जो लड़का पिताजी ने मेरे लिए देखा था वो लोग तो लालची निकले। घटिया लड़के से शादी करने से अच्छा है सागर जैसे नेक दिल इंसान से शादी करूँ। मैं सागर को पसंद करती हूँ और मैं उन्हीं से शादी करूँगी। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, तुमने मेरे बच्चे की जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए। सागर को भी सारी सच्चाई पता चलती है। रजनी के अटूट प्रेम को देखकर सागर उससे शादी के लिए हाँ कह देता है और रजनी की शादी सागर के साथ हो जाती है। एक दिन सावित्री का पति रमेश उस गांव में आता है और वो सावित्री और सागर को एक दुकान पर खड़ा देख लेता है।
सावित्री सागर के साथ घर की तरफ निकलती है तो रमेश उस दुकानदार के पास जाता है। भैया, ये जो अभी एक औरत तुम्हारे से सामान लेने आई थी, ये कौन है? ये तो सावित्री बहन है और साथ में उनका बेटा सागर है, स्कूल में मास्टर है। अभी अभी शादी हुई है इसकी। ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो किन्नर था, एक किन्नर पति कैसे बन सकता है? जरूर सावित्री ने इसके किन्नर होने की बात सबसे छुपा कर रखी है। अगर मैं शहर में किन्नर को जाकर ये सच्चाई बता दूं, तो वो इसे उठा कर ले जाएंगे और बदले में मुझे अच्छे खासे पैसे दे देंगे। मेरे तो मजे ही आ जाएंगे। रमेश सागर का सगा बाप होने के बावजूद भी इतनी घटिया हरकत करता है कि वो शहर जाकर किन्नरों को सागर की सच्चाई बता देता है और उनसे बदले में 50,000 रुपए ले लेता है। सभी किन्नर सागर को लेने गांव पहुंच जाते हैं। रजनी उस समय अपने पिता के घर गई हुई थी। सब गांव वाले भी सच्चाई को जान जाते हैं। हाय हाय, मैं भी देखती हूँ तू कैसे हमारे साथ नहीं जाएगा। तू किन्नर है और हम तुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। तेरे बाप को 50,000 रुपए दिए हैं, उसी ने हमें तेरी सच्चाई बताई है। मैं क्या करूँ माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा अपना बाप ही मेरे खिलाफ हो गया। मुझे नहीं पता था काला साया बनकर तेरा पिता तेरा दुश्मन बन जाएगा। बचपन में तो मैंने तुझे उससे बचा लिया था। हे ईश्वर, मेरे बच्चे को बचाओ। तभी रजनी आ जाती है और वो किन्नरों का रास्ता रोक देती है। अरे ये औरत तो पागल हो गई है। एक किन्नर को अपना पति कहती है। जब तक ये हमारे साथ नहीं जाएगा हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। अरे हमने पैसे दिए हैं इसे यहाँ से ले जाने के। ये मेरे पति हैं और ये अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकते हैं। तुम इनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। कानून के हिसाब से किसी को भी अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का हक होता है और सागर और मैं एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। गांव वाले रजनी के साहस की प्रशंसा करते हैं और सब उसका साथ देते हैं। गांव वाले जानते थे कि सागर एक भला इंसान है। सब गांव वाले मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं और किन्नरों को पकड़ाते हैं। ये लो, हम सब गांव वालों ने 50,000 रुपए जोड़कर दे दिए हैं। अब तुम आज के बाद सागर को बिल्कुल भी तंग नहीं करोगे। हाँ हाँ, हम क्यों तंग करेंगे। अब जब हमारे पास पैसे हमें मिल गए हैं तो हमारा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। पर जाते जाते मैं इतना ही कहूँगी, रजनी जैसी पत्नी जिसके साथ हो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। मेरा आशीष तुम्हारे साथ है। चलो री चलो, बस निकल जाएगी, समय से शहर पहुँचना है। सागर सब गांव वालों का शुक्रिया अदा करता है और रजनी और सागर दोनों मिलकर सावित्री के पैर छूते हैं। सावित्री अपने बेटा बहू को गले से लगा लेती है।